हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के जो टाइप्स होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी कॉस्ट को कवर किया था, जैसे प्राइवेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट सोशल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और बहुत सारे टाइप की कॉस्ट को हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट नाम से क्लियर हो रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर यूनिट कितनी पड़ रही है हमें। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसको हम पर यूनिट के बेस पे जो डिटरमाइन नहीं कर पाते, यानी कि हम एग्जैक्ट है जो उसकी कॉस्ट नहीं बचल पाती कि एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी सर्टेन कॉस्ट होते हैं जो डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट से रिलेटेड होती हैं। जैसे लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर हो गई है, रॉ मटेरियल हो गया जो यूज़ किया जाता है, मशीन आवर्स जो ज़रूरी होते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं क्योंकि इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। असरटेन्ड एंड इम्प्यूटेड टू ए यूनिट ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा आ रहा है आसानी से पता चल जाएगा हमें, क्योंकि डायरेक्टली क्या होती है, एलोकेट होती है। जब दिस इज बिकॉज कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये कॉस्ट होती है चेंज होती रहती हैं आउटपुट यूनिट के साथ। तो जैसे हमने आउटपुट के यूनिट को बढ़ाया है वैसे ही कॉस्ट बढ़ जानी है, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने कॉस्ट है जो हमें यूनिट को बढ़ाने के ऊपर आई है। तो सच कॉस्ट आर ऑल्सो नॉन एज ट्रेसेबल और असाइनेबल कॉस्ट, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, आसानी से इसको असाइन किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए अदर कॉस्ट की, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्लियरली हमें नहीं पता चल पाता कि इंडिविजुअल यूनिट के प्रोडक्शन के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसको हम बोल पाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे एक्सपेंस हो गया जो फ्यूल और पावर, जो फ्यूल और पावर लगती है ओवरऑल यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर लगती है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते कि एक पार्टिकुलर यूनिट को बनाने के ऊपर कितना फ्यूल या फिर कितना पावर का यूटिलाइजेशन किया गया है। ऐसे जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, अब जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है ये तो ओवरऑल जो हमें मैनेजमेंट के ऊपर किया जाता है, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट के ऊपर कितना आ रहा है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट के ऊपर, डेप्रिसिएशन हो गया प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, तो हम ये नहीं कह पाते कि जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना एलोकेट किया है पर यूनिट के हिसाब से, तो क्योंकि वो तो ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर जो आता है। दीज कॉस्ट आर देयरफॉर क्लासिफाइज इनडायरेक्ट और ओवरहेड और अनट्रेसेबल और अनअसाइनेबल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका आंसर इसको क्या बोले जाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोले जाते हैं, ओवरहेड या फिर अनट्रेसेबल क्योंकि इसको ट्रेस नहीं कर पाते पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अनअसाइनेबल कॉस्ट बोला जाता है क्योंकि इसको हम पर यूनिट के हिसाब से असाइन नहीं कर पाते हैं। If the cost is separable per unit of output, it is a direct cost for the accountant। अगर हमें पता चल रहा है डायरेक्टली कि एक यूनिट को बनाने के ऊपर कितना खर्च आ रहा है, उसको तो बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। एंड इफ़ इट कैन नॉट बी सेपरेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर हमें एक यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट को अलग नहीं कर पा रहे तो इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है जो बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है? संक कॉस्ट कहते हैं। इंक्रीमेंटल नाम से क्लियर है कि इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी कॉस्ट क्या होती है, चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज किया गया है या कुछ नई मशीन वगैरह लगाई गई, तो इससे कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। तो कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है? कहते हैं एडिड कॉस्ट होती है ऑफ ए चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, के जैसे प्रोडक्शन के लेवल को चेंज किया जाता है वैसे ये कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। और द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जैसे बिजनेस एक्टिविटी के नेचर को बढ़ाया वैसी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई है। तो यहाँ पे कौन सी होती है? जैसे नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, पहले जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें कुछ और नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो उसको बनाने के ऊपर कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ने क्या जाना है, इंक्रीज हो जाना है। ऐसे चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो डिस्ट्रीब्यूट, यानी क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि जब प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है जो मटीरियल होता है, गुड्स होती है, फिनिश गुड्स होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू की जाती है, जैसे होलसेलर, रिटेलर वगैरह। तो यहाँ पे अगर चेंज किया गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो वो भी क्या होगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का पार्ट होगा। या फिर ऐड कर देना एक किसी नई मशीनरी को, नई मशीन लेके आएंगे तो उससे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चेंजिंग द प्रोडक्शन सिस्टम को चेंज करना, इट अपीयर टू बी सिमिलर टू मार्जिन कॉस्ट, कहता है सिमिलर होता है मार्जिन कॉस्ट की तरह ही होता है ये, लेकिन ये मार्जिन कॉस्ट नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट रेफर करते हैं इस कॉस्ट को कि एडेड यूनिट ऑफ आउटपुट, कहते हैं जैसे आउटपुट को बढ़ाया गया तो पर यूनिट क्या होती है, उसमें ऐड हो जाती है कॉस्ट, उसको डिनोट करती है मार्जिनल कॉस्ट।
क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, वो डिनोट करती है प्रोड्यूसिंग करना गुड्स को एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जब एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे कॉस्ट भी कहते हैं बढ़ जाते हैं, तो वो डिफरेंस को कौन शो करती है, मार्जिनल कॉस्ट है जो शो करती है। नेक्स्ट आते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे पैसा जो डूब जाता है उसको बोलते हैं संक कॉस्ट, संक हो गया, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इसको ओवरव्यू समझते हैं कि संक कॉस्ट क्या होती है। कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट या फिर होटल है जो इस्टेब्लिश करना है, नया खोलना है, तो बिना सर्च किए अगर हम उसको ओपन कर देते हैं, मान लो स्लम एरिया में ओपन कर दिया, तो हम जानते हैं कि स्लम एरिया में है जो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पुअर जो कैटेगरी के पर्सन है वो ज़्यादातर रहते हैं, तो वो होटल्स या फिर वो रेस्टोरेंट वगैरह का इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं। तो जब उसको बिना सर्च किए हुए इस्टेब्लिश कर दिया गया, रेस्टोरेंट वगैरह बना दिया गया, तो वहाँ पर पैसा क्या चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो बाद में वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो होटल या फिर रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, तो पैसा तो क्या चुका उसमें लग चुका है, यानी अब पैसा क्या चुका डूब चुका है, क्योंकि उस पैसे का भी इस्तेमाल है जो किसी और पर्पज़ के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि संक कॉस्ट कौन सी होती है, कहते हैं ये वो कॉस्ट होती है विच आर वंस इंकर्ड, कहते हैं एक बार कर दिया हमने, एंड विल नॉट बी अल्टर्ड बाय द चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी। अगर हमने बिजनेस एक्टिविटी को चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस एक्टिविटी चेंज करने का मतलब क्या है कि हमने फैक्ट्री लगा दिया है, उसमें लेट कर लेते कि हमने प्रोडक्शन करना है, हमने सोचा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो टेक्सटाइल्स का काम करेंगे, लेकिन वो नहीं सक्सेस हो पाया, तो अब जितना पैसा उसमें टेक्सटाइल्स के बिजनेस में लगा वो सारा क्या होगा, डूब गया, संक कॉस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जो कॉस्ट है इनकम कस्टमर फैक्ट्री, कहते हैं फैक्ट्री को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, व्हेन द फैक्ट्री बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्ट, कहता है जब बिल्डिंग को बनाया गया, कॉस्ट हैव बीन ऑलरेडी बीन इंकर्ड, तो बिल्डिंग को बनाने के ऊपर खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। द बिल्डिंग हैज़ टू बी यूज्ड फॉर विच ओरिजिनली इन्विसेज्ड, कहता है जो बिल्डिंग है जो वो यूज़ करनी है ओरिजिनली, अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो कहते हैं कैन नॉट बी अल्टर्ड, कहते इसको चेंज नहीं कर पाएंगे व्हेन ऑपरेशन आर इंक्रीज और डिक्रीज। अब जो फैक्ट्री के ऊपर खर्च हो चुका है वो हो चुका है, चाहे अब उस फैक्ट्री के अंदर आप कम प्रोडक्शन करो गुड्स का, चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, तो कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो फैक्ट्री के ऊपर लग चुकी है। ऐसे जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीनें लगाई गई थी, उस मशीनों के अंदर भी क्या किया, पैसा लगाया गया। फैक्ट्री के ऊपर पैसा वेस्ट है, तो जो मशीनें उसके अंदर खड़ी की गई हैं वो मशीनों के ऊपर पैसा भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जो पैसा वेस्ट हो चुका है वो क्या कहलाता है, संक कॉस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन एडिशन कैपिटल बोरो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एडिशन कैपिटल ली गई है, मतलब जितनी कैपिटल पहले थी उससे ज़्यादा कैपिटल को लिया गया, तो उस एडिशन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, जो ये कैपिटल ली गई थी किस लिए की गई थी, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल बोरो की गया और उसके ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट किया गया, तो ये किस चीज़ का पार्ट कहलाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का पार्ट कहलाएगा। वाइल द इंटरेस्ट ऑन द इंटायर इन्वेस्टमेंट द संक कॉस्ट, जबकि पूरे जो हमारे इंटायर इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, संक कॉस्ट कहलाएगा। अगर बात की जाए सिर्फ एक्सपेंशन बिजनेस के लिए जो पैसा कैपिटल बोरो की गई है उसका इंटरेस्ट तो कौन सी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट की बात की जाए वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, संक कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन असेट परचेज इन द पास्ट देन प्रिवेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल यानी जो हिस्ट्री किस चीज़ को दिखाते हैं, हिस्ट्री को, यानी कि जो पास्ट में परचेज की गई थी असेट प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ असेट इज शोन एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंट। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स्ड असेट्स दिखाए जाते हैं किस बेस पे दिखाए जाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे दिखाई जाती है। व्हेन द ओल्ड असेट्स वियर्स आउट, जब ओल्ड पुरानी असेट टूट फूट जाती है उसको रिप्लेस करना पड़ता है नई के साथ, क्योंकि पुरानी असेट टूट फूट गई है, उसकी जगह क्या करनी पड़ेगी, नई असेट लेके नहीं पड़ेगी। हाउएवर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन असेट हैज़ टू बी डन एट द करंट प्राइस, जब उसकी रिप्लेसमेंट की जाएगी तो रिप्लेसमेंट करने के लिए तो हमें आज की प्राइस के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी असेट, विच में बी डिफर फ्रॉम द प्राइस एट विच द असेट्स वाज ओरिजिनली परचेज इन द पास्ट। अब जो मशीनरी हमने आज से 10 साल पहले खरीदी थी जिस प्राइस पे, जरूरी नहीं है कि वही प्राइस आज भी सेम रहे उस मशीनरी का, तो यहाँ पे जो प्राइस क्या होता है चेंज हो जाता है, करंट प्राइस और जो पास्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयरफॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज डिफाइंड, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो की जाती है रिप्लेस करने के लिए सेम असेट्स को करंट प्राइस के ऊपर, यानी कि जो असेट्स हमने पहले पास्ट मान लो 10 ईयर्स खरीदी थी वही सेम टाइप के असेट्स हमने आज खरीदनी है,
तो हम क्योंकि पुरानी असेट्स क्या हो चुकी है, वेयर आउट हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, अब उसकी जगह नई असेट्स लेके आएंगे, तो हमने सेम असेट्स को आज की प्राइस के हिसाब से खरीदना क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट कहलाता है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, पुरानी असेट्स को हटा के उसकी जगह नई असेट्स ले ली है, लेकिन जो नई असेट्स खरीदी जाएगी वो तो करंट प्राइस के हिसाब से जो खरीदी जाएगी। इफ द प्राइस रिमेन स्टेबल ओवर ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम द हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी ऑन पार विद द ईच अदर। कहता है कि अगर मान लो आज से 10 साल पहले भी एक मशीन जो खरीदी वो 1 करोड़ की थी, आज भी वो 1 करोड़ की, तो यहाँ पे जो कोई भी चेंजेस नहीं आया हिस्टोरिकल प्राइस में और करंट प्राइस में, तो यहाँ पे कौन सा प्राइस कहलाता है, एट पार प्राइस कहलाता है। बट एज वी नो, कहते हैं लेकिन हम जानते हैं कि जो प्राइस होता है गुड्स का वो बढ़ते रहते हैं। Hence the replacement cost may be much more than the historical cost of the book value of the asset। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स को मतलब दिखाते हैं हम। सपोज कहते हैं, मान लेते हैं कि जो बुक की कॉस्ट है मशीन की वो 5000 है। एग्जाम्पल कहता है कि आज से 4 साल पहले जो असेट्स खरीदी गई थी मशीन वो 5000 में खरीदी गई थी, तो 5000 क्या कहलाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगा। अगर मान लो उसी असेट्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 5200, अब वही असेट्स सेम असेट्स कितने मिल रही है, 5200 में मिल रही है, तो अब यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए पुरानी असेट्स को नई के साथ कितने खर्च करने पड़ेंगे, 5200 खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है हैव द करंट मार्केट प्राइस मशीन का 52 हो चुके हैं, एंड इफ द मशीन इज टू बी रिप्लेस बाय न्यू वन, तो हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे, 5200। हेंस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी होगी, 5200 होगी, क्योंकि अब हमें रिप्लेस करने के लिए पुरानी असेट्स को नए के साथ कितने खर्च करने पड़ेंगे, 5200। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 5200 हो चुकी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो 4 साल पहले खरीदी थी 5000 में 5000 हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट 5000, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 5200। वाइल प्रोजेक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट, कहता है जब हम अनुमान लगाते हैं फ्यूचर कॉस्ट का, तो ये जरूरी होता है कि किसको ध्यान में रखा जाए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ध्यान में रखा जाए, किसकी बजाय, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बजाय। जब हमने फ्यूचर को प्लान करना होता है, फ्यूचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को देखते हैं, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को। क्योंकि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है प्लांट और मशीनरी की इज यूज्ड इन अकाउंटिंग पर्पस, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो करंट प्राइस होता है, जो एक मेन रोल प्ले करता है बिजनेस डिसीजन लेने में फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जो हमें प्रोजेक्ट लेने होते हैं तो वो तो हमें किस चीज़ को कंसिडर करके डिसीजन लेने पड़ते हैं, करंट प्राइस को लेकर, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेकर जो ध्यान में रखकर जो फैसले लेने पड़ते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि हमने फ्यूचर में जो लेनी होती हैं, फैसले लेने होते हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे करने होते हैं, उसके लिए हमें फिर फ्यूचर की डेट के जो रेट होते हैं, मार्केट प्राइसेस होते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस कारण से उसमें जो बेटर रोल प्ले करते हैं वो करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर बात की जाए अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो उसमें यूज़ किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट का। अगर बात की जाए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें यूज़ किया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पास्ट कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट जो होती है ये वो कॉस्ट होती है जो पास्ट में की होती है। दीज कॉस्ट आर मेंशन इन द फाइनेंशियल अकाउंट। इसको हम कहाँ दिखाते होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं। जबकि जो फ्यूचर कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो नियर फ्यूचर के अंदर हमें करनी होती है। दिस इज़ ओनली अ फोरकास्ट, ये सिर्फ फोरकास्ट होती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या एग्जैक्ट कॉस्ट होगी इसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, कितना अमाउंट रहेगा, तो ये फोरकास्ट अनुमानित होती है। ये फ्यूचर कॉस्ट मैटर्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन बिकॉज द मैनेजमेंट कैन इवेल्युएट द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। जो ये हमारे पास फ्यूचर कॉस्ट होती है ये कौन यूज़ करते हैं, ये मैनेजमेंट यूज़ करते होते हैं मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है, इवेल्युएट करके चलती है, जांच पड़ताल करके चलती है कि जो फ्यूचर में कुछ एक्सपेंडिचर्स करने हैं तो उनका कितना कॉस्ट रहेगा, तो वो फ्यूचर कॉस्ट की हेल्प से जो पता लगाती है। सिंस द पास्ट कॉस्ट आर कॉस्ट की पास्ट कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है दैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड, क्योंकि ये पास्ट की कॉस्ट है तो ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है, इंकर हो चुकी है, खर्च हो चुका है ये पैसा। देयर इज नो स्कोप फॉर मैनेजरियल डिसीजन, इसका कोई भी स्कोप नहीं रहता कि इसके बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करे, क्योंकि ये जो होना था खर्चा वो हो चुका है, अब उसमें कोई चेंजेस वगैरह भी नहीं कर सकते हम। इफ द मैनेजमेंट फाइंड्स आउट दैट द पास्ट कॉस्ट आर एक्सेसिव, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि जो ये पास्ट कॉस्ट है कुछ ज़्यादा हो चुकी हैं, एक्सेसिव हो चुकी हैं, इट कैन नॉट डू एनीथिंग टू रेक्टिफाई इट नाउ, तो अब मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकती इनको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पास्ट की कॉस्ट जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुके हैं, चाहे वो एक्सेस में इंकर्ड हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसको रेक्टिफाई जो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पास्ट के रिलेटेड होती हैं। इन केस ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, जब बात की जाए फ्यूचर कॉस्ट की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट है जो कंसीडर करती है
बिल्कुल अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम जो अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है हमें, तो कैसे उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसके यूज़ को जो पोस्टपोन कर सकते हैं यानी कि डिले कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर कट पता चल चुका है कि पास्ट कॉस्ट कौन सी होती है जो पास्ट में इंकर हो चुकी है। अगर वो ज़्यादा भी हो चुकी है तब भी मैनेजमेंट उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाते, रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। फ्यूचर कॉस्ट ये वो कॉस्ट होते हैं जो नियर फ्यूचर के अंदर करने होते हैं। इसका यूज़ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए करती है कि इन फ्यूचर में कितने एक्सपेंडिचर्स है जो किए जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट के बेस पे अगर फर्म को लगता है कि एक्सेसिव कॉस्ट है तो उसको कंट्रोल करती है, या फिर जो यूजेस होते हैं उसको डिले भी कर सकती है। फॉर प्राइस पॉलिसी अगर बात की जाए प्राइस पॉलिसी के लिए, इट इज़ अ फ्यूचर कॉस्ट रेदर देन द पास्ट कॉस्ट दैट नीडेड। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट की जरूरत पड़ती है ना कि पास्ट कॉस्ट, क्योंकि प्राइस पॉलिसी जो बनाई जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग बनाई जाती है, तो यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट का यूज़ किया जाएगा ना कि पास्ट कॉस्ट का। टू द एक्सटेंट दैट कॉस्ट आर रिलेवेंट एट ऑल, कि यहाँ पे देखा जाता है किस हद तक जो कॉस्ट है रिलेवेंट है, जुड़ी हुई है। इट इज़ अ एक्सपेक्टेशन दैट गवर्न पॉलिसी डिसीजंस एंड दैट आल्सो शुड गाइड द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक प्राइस। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखी जाती है कि जो डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग करने के जो पॉलिसी बनाई जाएगी उस पॉलिसी से कितना जुड़ी हुई है जो ये कॉस्ट है, तो स्पेसिफिक प्राइस क्या रहेगा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्राइस पॉलिसी के अंदर कॉस्ट को जो देखा जाता है। तो द फ्यूचर इज अनसर्टेन, हम जानते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसकी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एक्सप्लिसिट फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर कॉस्ट। इस कहाँ से यहाँ पे जरूरी है कि एक्सप्लिसिट फोरकास्ट किया जाए फ्यूचर कॉस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आती है आउट ऑफ पॉकेट और बुक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट होती है जो करंट कैश पेमेंट टू ऑल आउटसाइडर्स, यानी कि जो आउटसाइडर्स को पेमेंट की जाती है कैश के अंदर, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ऑल द एक्सप्लिसिट कॉस्ट लाइक पेमेंट ऑफ रेंट, जैसे कि रेंट की पेमेंट करना, वेजेस की पेमेंट करना, सैलरीज, इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एटसेट्रा, ये सारे के सारे कौन से खर्चे होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट खर्चे होते हैं। जो बुक कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस कॉस्ट होती है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, इसके अंदर कैश पेमेंट को शामिल नहीं किया था, बट फॉर दैम ए प्रोविजन इज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट टू इंक्लूड, लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोविजंस को शामिल किया जाता है। यानी कि बुक कॉस्ट में जो ये कॉस्ट होती है ये वो बिजनेस कॉस्ट होती है जिसमें हम कैश पेमेंट को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि किसको शामिल किया जाता है, प्रोविजंस को शामिल किया जाता है। देन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड टेक टैक्स एडवांटेजेस, ताकि प्रोविजन क्रिएट करने का फ़ायदा क्या रहता है कि टैक्स से एडवांटेजेस मिल जाते हैं, टैक्स से छूट मिल जाती है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया जाता है एंड फॉर अनपेड अमाउंट फॉर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द ऑनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, इन अनपेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इसकी प्रोविजंस क्रिएट करने से प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, कम दिखाई देगा, तो जिससे टैक्स के एडवांटेज मिल जाएगा, फर्म को टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम पेमेंट करनी पड़ेगी। इन ए वे बुक कॉस्ट आर द इम्प्यूटेड कॉस्ट। बुक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, और द पेमेंट बाय ए फर्म टू इटसेल्फ, यानी कि ये इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, यानी कि ये फर्म जो पेमेंट करती है इटसेल्फ अपने आप को, वो शामिल की जाती है इसके अंदर। यहाँ पे जो दोनों कॉस्ट होती हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और बुक कॉस्ट जो होती हैं, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है बिजनेस फर्म के लिए। और यहाँ पे जो दोनों की दोनों ही होती हैं, जो टेकन इनटू कंसिडरेशन, ध्यान रखा जाता है दोनों कॉस्ट को, चाहे वो अपनी बुक कॉस्ट हो चाहे वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो, दोनों को ध्यान रखा जाता है एक फर्म द्वारा। स्मॉल फर्म्स वेरी ऑफन इग्नोर बुक कॉस्ट, जो छोटी फर्में होती हैं वो बुक कॉस्ट को इग्नोर कर सकती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इग्नोर कर सकती हैं जब वो अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ऐसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को पता होता है कि उस डिपार्टमेंट के जो मतलब रखा जाता है वहाँ पे मेन जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पे उसको पता होता है एग्जीक्यूटिव को कि कितना खर्चा हमारे डिपार्टमेंट का होने वाला है। तो वहाँ पे वो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कितनी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसको लगता है कुछ रॉ मटेरियल का मान लेते हैं कि प्राइसेस हाई हो गया, तो वहाँ पे उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसको डिसीजन लेना पड़ेगा किस तरीके से वो कॉस्ट का जो कंट्रोल कर सकता है।
तो यहाँ पे उसके पास अगर 2-3 सप्लायर्स के ऑप्शंस है, तो वो देखिए कि सप्लायर्स उसको कम रेट पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, जिससे वो कॉस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव विजिलेंस। तो यहाँ पे कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको कंट्रोल किया जाता है। ये को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो एग्जीक्यूटिव विजिलेंस होता है। देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर असेसिंग एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी, जहाँ से मैं एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी का जो मतलब यूज़ करके कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो डिपार्टमेंट का जो मेन पर्सन एग्जीक्यूटिव रखा होता है। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं विच कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेड कंट्रोल एंड सुपरविजन, जिसके ऊपर कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है, कंट्रोल नहीं किया जाता इन कॉस्ट को। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर कंट्रोलेबल, ज़्यादातर कॉस्ट क्या होती है, कंट्रोलेबल होती हैं। किनको छोड़ के? उन कॉस्ट को छोड़ के जो ऑब्सोलेंस के कारण आते हैं, जो डेप्रिसिएशन के कारण होती है। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि जब आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी मशीनें हो जाती हैं, उस कारण से जो कॉस्ट आती है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है, ये क्या होती हैं, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। बाकी इनके अलावा जो कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट टाइप की कॉस्ट आती है अर्जेंट और पोस्टपोन कॉस्ट। अर्जेंट मतलब जिस कॉस्ट को अभी इंकर करना ही करना पड़ेगा। पोस्टपोनेबल कॉस्ट जिसको हम डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। अर्जेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट मस्ट बी इंकर सो दैट ऑपरेशन ऑफ द फर्म कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अर्जेंट कॉस्ट वो होती है कि जो हमें बिजनेस के ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए करनी पड़ती है। द कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन है जो कंटिन्यू नहीं रहेगा बिजनेस का। ऐसे लेबर होगी है, फ्यूल एटसेट्रा। तो ये वो कॉस्ट आती हैं रॉ मटेरियल, लेबर और फ्यूल की, जो अर्जेंट कॉस्ट होती हैं, जो जरूरी होती है बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए ये कॉस्ट करनी पड़ती हैं। सच कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इस कॉस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन एक्टिविटी वुड देम कम टू ए स्टैंड स्टिल, क्योंकि यहाँ पे इसको इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी की जानी है इसके बेस पे। सच कॉस्ट आर हाईली कोरिलेटेड विद प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, किससे रिलेटेड होती हैं? प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड इसलिए होती हैं क्योंकि इनका यूज़ करके क्या किया जाता है? प्रोडक्शन को किया जाता है। पोस्टपोनेबल कॉस्ट कौन सी होती है? ये वो कॉस्ट होती हैं जो पुट ऑफ द पोस्टपोन फॉर द टाइम बीइंग। एग्जांपल जैसे यहाँ पे वो कॉस्ट होती है पोस्टपोन, जिसको एक टाइम पे पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले करते हैं। अगर हमें मान लो कि कुछ चीज़ खरीदनी है, वो महंगी लग रही है, तो हम नियर फ्यूचर के लिए उसको क्या करते हैं? डिले कर दें, पोस्टपोन कर लेंगे कि जब फ्यूचर में वो थोड़ी अफोर्डेबल हो जाएगी या फिर लो प्राइस हो जाएगा, तब उसको हम क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पेंटिंग करनी है फैक्ट्री की बिल्डिंग को पेंट करना है या फिर रिप्लेस करना है पुरानी मशीन को नई के साथ, तो यहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हैं इस कॉस्ट को। कहते हैं पोस्टपोनेबल कॉस्ट डू नॉट अफेक्ट एट लीस्ट फॉर समथिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे जो पेंटिंग है फैक्ट्री की, कि आज फैक्ट्री की बिल्डिंग की पेंटिंग नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू वन नहीं लेके आएंगे तो इन फ्यूचर में ले लेंगे, तो यहाँ पे इन कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर है, जो ऑपरेशन एफिशिएंसी के ऊपर है, जो ज़्यादा खास फर्क है, जो नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि डिस्ट्रिक्शन कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब वार टाइम होता है, इन्फ्लेशन टाइम होता है, फर्म की कोशिश क्या रहती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए गुड्स और सर्विसेज को, और पोस्टपोन कर देते हैं उस टाइम पर जो मेंटेनेंस होती है अपने प्लांट और बिल्डिंग की, क्योंकि उसका मेन फोकस किस पे रहता है कि जितना, क्योंकि महंगाई होती है, महंगाई का मतलब क्या है कि प्राइजेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। और एक सप्लायर क्या करता है? जब प्राइस हाई होते हैं तो वो सप्लाई को क्या करने की कोशिश करता है? बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर वो अपने आउटपुट को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, किसकी बजाय? प्लांट और बिल्डिंग के मेंटेनेंस की बजाय। तो प्लांट और बिल्डिंग के मेंटेनेंस को पोस्टपोन कर देता है और वो क्या करते हैं? एट प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट कॉस्ट आते हैं शट डाउन और अबैंडनमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे शट डाउन कॉस्ट कौन सी होती है? तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बिजनेस को जब लगता है कि सेट नहीं बैठ रहा कोई प्रोडक्ट है, तो उसको टेम्परेरी टाइम के लिए शट डाउन करते हैं, बंद कर देते हैं काम करना। शट डाउन कॉस्ट कहते हैं वो कॉस्ट होती है जहाँ पे एक फर्म क्या करते हैं? टेम्परेली यानी थोड़े टाइम के लिए, और बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, उसको स्टॉप कर देती है, रोक देती है। दिस कॉस्ट कुड बी सेव्ड इफ इस कॉस्ट से हम बच सकते हैं इफ द ऑपरेशन आर अलाउ टू कंटिन्यू। अगर हमने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया तो हमें शट डाउन कॉस्ट है जो नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शट डाउन कॉस्ट कब आएगी? जब हम शटर को क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे, यानी कि काम को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे, तभी ये कॉस्ट आएगी। अगर हमने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया तो हम शट डाउन कॉस्ट से बच सकते हैं। शट डाउन कॉस्ट इंक्लूड, इसमें कौन सी कॉस्ट आती है? बिसाइड द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल किया था। द कॉस्ट ऑफ शेल्टरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, ले ऑफ एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स व्हेन द प्लांट इज रीस्टार्टेड, अबव ऑल लॉसेज ऑफ द मार्केट।
तो यहाँ पे अगर बिजनेस को टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टॉप भी कर दिया गया है, तो हम जानते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो इनकर होनी ही होनी होती है, फिक्स खर्चे तो हमें पे करने करने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो रेंट होता है इसका बिल्डिंग का, तो वो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे प्रोडक्शन बंद कर दे गुड्स और सर्विसेज का, तो जो रेंट आता है वो पे करना ही करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है वो तो क्या करना पड़ेगा, बियर करना ही करना पड़ेगा जो फर्म होती है। ऐसे जो ले ऑफ के खर्चे होते हैं, ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो अपने इंप्लॉयज़ को जो ले ऑफ कर देता है, हटा देता है, छटनी कर देते हैं उनकी, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जो उसके वर्कर्स वगैरह को जो ट्रेनिंग या फिर जो अपनी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो वो सारे खर्चे तो करने ही करने पड़ेंगे, शट डाउन बेशक कर दिया गया हो, तो ये शट डाउन की कॉस्ट जो आनी ही आनी होती है फर्म को। नेक्स्ट आती है अबेंडनमेंट कॉस्ट। तो अबेंडनमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो रिटायरिंग और टुगेदर फिक्स्ड असेट्स फ्रॉम यूजर, यानी कि ये कॉस्ट तब आती है जब जितनी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनके यूज़ को एकदम से क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल द प्लांट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग वार टाइम मे बी सो इम्प्रोवाइज्ड दैट इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम एग्जांपल के लिए प्लांट को वार टाइम यानी युद्ध के टाइम पे जो इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन अब पीस के टाइम पे, शांति का टाइम है, तो उस टाइम पे उस प्लांट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अबेंडनमेंट कॉस्ट डज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्पोजल ऑफ असेट्स। अबेंडनमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि असेट्स को डिस्पोज करने की जो दिक्कत रहती है यहाँ पे, क्योंकि वार टाइम पे हमने वो असेट्स ले लिया है, इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन अब शांति टाइम आ गया, तो अब उसमें पीस टाइम पे उस असेट्स को कोई काम नहीं, तो उसको असेट्स को जो हमने परचेज किया है यानी जो हमने इंस्टॉल किया है, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, अबेंडनमेंट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एस्केपेबल कॉस्ट एंड इनएस्केपेबल कॉस्ट। एस्केप कर सकते हैं जिनको, या फिर जिनको अवॉइड कर सकते हैं। कहते हैं ये वो कॉस्ट होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी या कुछ अपने टर्मिनेशन के थ्रू। कहता है आर दोज विच कैन बी एस्केप बाय अवॉइडिंग ए सर्टेन एक्टिविटी और टर्मिनेशन द प्रोड्यूसिंग ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमें लग रहा है किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने से कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा उस बिजनेस एक्टिविटी को। जैसे एग्जांपल के लिए ए डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट टू होलसेलर्स वुड एलिमिनेट द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू सच सेल्स लाइक एडवर्टाइजिंग होलसेलिंग। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है, कहते हैं कि मान लेते हैं कि डिसीजन लिया गया कि डिसकंटिन्यू यानी कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जो सेल है प्रोडक्ट की, जो होलसेलर को दिया जा रहा है प्रोडक्ट, उसको अब क्या कर देना है, डिसकंटिन्यू कर देना है, सेल क्या कर देना है, उसकी बंद कर दी जाएगी। तो जब हमने सेल होलसेलर को करना बंद कर दिया, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब सेल नहीं हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो कॉस्ट वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट और जो होलसेलिंग है वो भी क्या हो जाएंगे, खर्चे खत्म हो जाएंगे, अवॉइड किए जाएंगे वो भी। ओनली द नेट इफेक्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा वही हम ध्यान में रख सकते हैं। बिकॉज ए फॉल इन कॉस्ट, कहता है जब हम कॉस्ट को कम करते हैं, इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन एक्टिविटी में रिजल्ट इन एडेड कॉस्ट इन सम अदर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब हमने एक एक्टिविटी को बंद करके जो कॉस्ट को बचाया है, तो कहते हैं उसको ऐड कर देते हैं हम किसी अदर एक्टिविटी के अंदर। यानी कि सिंपल सी वर्डिंग में अगर हम समझे तो अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, अगर हमें लगता है किसी प्रोडक्ट से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी उस कॉस्ट से क्या आगे बच गए हैं। तो क्योंकि उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल किया था, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट भी खत्म हो गया, उसका एडवर्टीजमेंट की जो खर्चा आना था वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट की हमने क्या कर दिया, इस कॉस्ट को अवॉइड कर दिया, बच गया उस कॉस्ट से अब हम। नेक्स्ट कॉस्ट आती है इनएस्केपेबल कॉस्ट, यानी कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक टाइम पे हमने मान लो कि एक मशीनरी का इस्तेमाल करके दो प्रोडक्ट बनाए हैं, एक्स प्रोडक्ट बनाया और वाई प्रोडक्ट बनाया है। एक्स कम्युनिटी से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया उसका प्रोडक्शन करना, जिससे क्या हुआ, कंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई है, अवॉइड कर दिया हमने इस कॉस्ट को, अवॉइडेबल कॉस्ट हो गई है। लेकिन अब वही जो कॉस्ट का बर्डन था वो किसके ऊपर आ जाएगा, वाई के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वाई और एक्स दोनों का हमने जो प्रोडक्शन किया था वो एक ही सेम मशीनरी से किया था। तो इस कारण से हमने क्या किया, एक्स कम्युनिटी के यानी कि प्रोडक्शन को बंद करके जो कॉस्ट को रिड्यूस किया था, वही जो बर्डन इंक्रीज हो गया। अब किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन इंक्रीज हो जाए किसके ऊपर, वाई के ऊपर, क्योंकि एक्स और वाई जो बनाई गई है वो सेम मशीनरी से बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट क्या हो पाई है, कंट्रोल नहीं हो पाई है, क्योंकि जो कॉस्ट एक्स को हमने हटा करके, एक्स कम्युनिटी को हटा करके जो बचाई थी, वर्ड की थी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वही किसके ऊपर जा चुकी है, वाई के ऊपर जा चुकी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाए हैं। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सेम मशीन से जो प्रोडक्शन किया गया था दोनों कम्युनिटी का। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कॉस्ट बनती थी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट फंक्शंस क्या होती हैं और थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों थ्योरीज को कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स
प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।